अपना हाईकोर्ट से एक स्टे हुआ है वहाँ की जातिगत जनगणना जो हो रही थी, बल्कि उसको हम जातिगत गणना का नाम नहीं दे के एक सर्वे हो रहा था, जातिगत सर्वे था जिसका प्राविधान भी है। उसमें विरोधियों द्वारा आर्गुमेंट किया जा रहा है कि साहब इसका अधिकार राज्य को नहीं है, ये अधिकार भारत सरकार का है। लेकिन वहाँ पर किसी ने शायद इस बात को नहीं बताया कि अनुच्छेद 342A सब क्लास 3 इसी बात के लिए लाया गया है कि राज्य सरकारें भी इस प्रकार का सर्वे करा सकती हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके यहाँ कितने लोग पिछड़े हैं और वो अपने स्रोतों से उनको कितना सहायता करना चाहिए उनको, या कितना उनको देना चाहिए। वर्णाश्रम में 4 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, बाकी सब शूद्र थे। तो आप इमेजिन करिए कि क्या आप ब्राह्मण हैं, क्या आप क्षत्रिय हैं, क्या आप वैश्य हैं, और अगर तीनों आप नहीं हैं तो फिर आप शूद्र हैं। पे बैक टू सोसाइटी का तात्पर्य यही नहीं है कि आप पैसा दें, खाली पैसा ही नहीं, पैसा भी एक उसका एक घटक है, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी आप कई प्रकार से कर सकते हैं। आप योगदान करें अपनी योग्यता का। साथियों, जय भीम, जय मंडल। आज आप लोगों के बीच सामाजिक चेतना फाउंडेशन की ओर से ये राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में एक सुखद अनुभूति आप लोगों के बीच में रहने की है। आपने मंच से बहुत अच्छे वक्ताओं को सुना। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि पी विल्सन साहब, जो तमिलनाडु से राज्यसभा के सदस्य हैं और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत ही जुझारू रूप से उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि नीट का जो रिजर्वेशन में कामयाबी बैकवर्ड क्लासेस को मिली है, उसमें सारा मेहनत जो की गई थी वो मिस्टर पी विल्सन की ही द्वारा की गई। संयुक्त प्रयास सभी का होता है। जो जातिगत जनगणना की बाबत जितनी बातें आज कही गई हैं, वो सभी उन बातों से अवेयर भी हैं और थोड़ा बहुत जानकारी जब दूसरे किसी विद्वान व्यक्ति के मुख से आती है तो अपनी जानकारी का और एक प्रकार से एनहांसमेंट होता है, बढ़ता है। इसलिए ऐसी गोष्ठियाँ, ऐसे सम्मेलन होते रहने चाहिए। प्रोफेसर रतन लाल साहब बहुत ही मुखर वक्ता हैं और बेबाकी से अपनी बात करते हैं। उन्होंने आरक्षण से लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संघर्ष की बाबत बताया है। प्रोफेसर सूरज मंडल, आपको जानकर हर्ष होगा कि माननीय बीपी मंडल साहब, जो मंडल आयोग की रिपोर्ट से आप लोग बैकवर्ड क्लासेस आरक्षण पाए हैं, उसी परिवार से हैं और उनके पौत्र हैं। उन्होंने देखा है, वो उस परिवार से आए हैं जहां पर बैकवर्ड क्लासेस के लिए संघर्ष हुआ है। प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा लखनऊ यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं और सामाजिक चेतना फाउंडेशन के हमारे अध्यक्ष हैं, और उनके वक्तव्य से ही आपको पता चल गया होगा कि कितने जुझारू और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं।
महेंद्र मंडल हमारे सामाजिक चेतना फाउंडेशन के सचिव हैं। इस प्रकार इस संक्षिप्त से परिचय के बाद मैं यदि अपना परिचय देना चाहूँ तो वह भी एक संक्षिप्त सा ही परिचय है। मैं आपके बगल में ही सहारनपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और यहाँ पर देहरादून में भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहा हूँ। मेरा मकान भी यहाँ पर मोहित नगर में है, लेकिन सर्विस में रहने के बाद आप लोगों से उतना मिलना जुलना नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आज कहा कि आप लोगों के बीच आज इस सम्मेलन में आकर मैं एक सुखद अनुभूति का एहसास कर रहा हूँ। साथियों, सामाजिक न्याय की लड़ाई सभी संगठन लड़ रहे हैं और सभी जानते भी हैं कि सामाजिक न्याय हमें संवैधानिक अधिकारों के प्रति मिलना चाहिए। हमारे राष्ट्र के सभी स्रोतों में संख्यात्मक भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर मिलनी चाहिए और यह एक सामाजिक न्याय का मुख्य आधार भी है। हमारा संविधान समता, समानता, स्वतंत्रता पर आधारित है। समता समानता को लेकर जब पूरा संविधान हमारा बना हुआ है तो फिर सबकी साझेदारी संख्यात्मक भागीदारी के अनुसार क्यों नहीं हो रही है। उसी के लिए ये जातिगत जनगणना अति आवश्यक है और इसके लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि हजारों की संख्या में ही नहीं बल्कि लाखों की संख्या में कह सकते हैं आप कि सामाजिक संगठन बने हुए हैं। कुछ जाति आधारित हैं, कुछ सामाजिक न्याय से आधारित हैं। उद्देश्य सबका वही है कि हमारे समाज का उत्थान हो, चाहे वो जाति आधारित संगठन हो या फिर सामाजिक न्याय का संगठन हो। लड़ाई सबकी एक ही है, संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता और संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सूत्र स्थापित किया था वो संख्यात्मक भागीदारी का ही एक को सपोर्ट करता है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम शिक्षा की ओर कुछ बढ़े हैं, संगठित होने का भी प्रयास कर रहे हैं, संगठन बनाए हैं, लेकिन संघर्ष हम जो बाबा साहब ने कहा था उस तरह का नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि संघर्ष हम कर रहे हैं अपने ही संगठनों के बीच। मेरा संगठन बड़ा है या किसी और का संगठन बड़ा है, किस संगठन में जाना है किस में नहीं जाना है, कौन जाति बिरादरी संबंधित संगठन है, किस संगठन का मुखिया कौन है, किस संगठन के सदस्य कौन है, किस संगठन ने हमको मंच पर स्थान नहीं दिया, किस संगठन में हम पदाधिकारी नहीं बन पाए, किस संगठन में हमने चंदा दिया। भाई अनेकों बातें ऐसी हैं कि जिनको लेकर हम संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन संगठित होकर उन बातों के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं जिसका भाव बाबा साहब का था संघर्ष करने का। हमारा वो भाव पलट गया है कि हम संगठनों के बीच ही संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस के नाम से एक संगठन हम लोगों ने बनाया है, जिसके कन्वीनर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ईश्वरीय साहब हैं, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, और मैं उसका चेयरमैन हूँ। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी संगठन एक बैनर के साथ आएं और एक बैनर के साथ जगह जगह अपने प्रोग्राम करें। प्रोग्राम संगठन ही करेंगे, लेकिन यदि SRA सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस, शॉर्ट में SRA बोलते हैं, कि यदि उसके बैनर के साथ हम
कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो उससे एकता का भाव आएगा। अभी जबलपुर में 13 और 14 तारीख को हम लोगों ने SRA के बैनर के साथ ही एक बहुत बड़ा सम्मेलन वहाँ किया है और काफ़ी उसमें लोग एकत्रित हुए हैं। मध्य प्रदेश में बहुत जागृति है, हमारे उत्तर प्रदेश में उतनी नहीं है, उत्तराखंड में भी जागृति है, लेकिन शायद उतनी नहीं है जितनी अपेक्षा हम लोग करते हैं और जितनी होनी चाहिए। जो बाबा साहब के संघर्ष वाले बात को लेकर अगर हम कहें, उतनी जागृति अभी नहीं आई है, न हम उतना कर पा रहे हैं। तो हम कोशिश करें कि चाहे जातीय संगठन हो या सामाजिक न्याय से संबंधित संगठन हो, सब मिलकर एक साथ उस व्यक्ति को जागृत करें जो समाज के सबसे पिछली पायदान पर खड़ा है और जिसके पास बाबा साहब के द्वारा संविधान निर्माण के वक्त जो बहुत बड़ी पावर दी गई है, वो पावर है मताधिकार, वोट का अधिकार। आज जिनसे हम संघर्ष कर रहे हैं, पिछड़ी जातियों के, जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सभी सम्मिलित हैं, पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए जितना हम संघर्ष कर रहे हैं, वो उन लोगों से कर रहे हैं जिनको सत्ता की चाबी हम ही सौंपते हैं और वही वोट का अधिकार, वही मताधिकार उनको सत्ता में पहुंचा जाता है और हम ही उनसे फिर लड़ाई करने के लिए या उनसे त्रस्त रहने के लिए उसके जिम्मेदार हो जाते हैं। तो साथियों, मैं इस बात पर बल देने के लिए इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि संगठन सारे एकत्रित होकर संघर्ष करेंगे तो स्वाभाविक रूप से सफलता मिलेगी। और ये संगठन जितने भी हैं, ये केवल शहरों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, कस्बों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। इनका प्रोग्राम, इनके द्वारा चलाई जा रही जागरूकता वो देहातों तक जानी चाहिए। हम लोग सामाजिक चेतना संस्थान के माध्यम से चौपालों का आयोजन करते हैं। जो हमारे लोग हैं वो देहातों में जाते हैं, वहाँ के प्रधान से संपर्क करते हैं, वहाँ पर बच्चों को, महिलाओं को और सभी पुरुषों को बुलाकर जितना भी समझाया जा सकता है संवैधानिक अधिकारों की बाबत, सामाजिक न्याय की बाबत, वो सब करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो एक बात मैंने महसूस की है वो है कि हम समाज के उन व्यक्तियों को जो पिछली पायदान पर खड़े हैं, सबसे पीछे खड़े हैं, उनको जागृत करें। और उनको जागृत करने का तात्पर्य केवल यही नहीं है कि हम उन्हें जाके बताएं कि भाई सामाजिक न्याय है और आप ऐसा करिए। हमें उनकी स्थानीय समस्याओं में साथ देना है। उनकी जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको हल करना है। यदि वो आपस में लड़ाई करते हैं, उनमें किसी प्रकार से समाधान निकालने की योजना बनानी चाहिए। आजकल न्यायालयों में भी कानून बनाकर इस बात पर जोर दिया जाता है कि अल्टरनेटिव रिड्रेशल किया जाना चाहिए। तो वो अल्टरनेटिव रिड्रेशल, यदि कोई संगठन किसी देहात में छोटे छोटे मामलों को निपटाने का प्रयास करता है तो उससे आपके समाज का, हमारे समाज का एक उत्थान होगा और उसमें जो खर्चा उसका आता था या जो बैर, वैमनस्य, ईर्ष्या, ये सब होता था वो समाप्त होगा और उनमें भी एक संगठित होकर संघर्ष करने का भाव आएगा। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट दिया था, उस कंसेप्ट पर हमें विचार करना चाहिए। पे बैक टू सोसाइटी का तात्पर्य यही नहीं है कि आप पैसा दें, खाली पैसा ही नहीं, पैसा भी एक उसका एक घटक है, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी आप कई प्रकार से कर सकते हैं। आप योगदान करें अपनी योग्यता का, आप जिस योग्यता में हैं उस योग्यता से आप पिछड़े लोगों को सहायता करें। डॉक्टर हैं तो थोड़ा उसमें भी चैरिटी करें, वकील हैं तो थोड़ा उसमें भी चैरिटी करें, और दूसरे काम हैं, आपका बड़ा काम है, उसमें कहीं आप गरीब आदमी के लिए
उस बड़े काम में से कुछ उसको निःशुल्क कार्य कर सकते हैं, वो भी एक चैरिटी ही है और पे बैक टू सोसाइटी का भी वो एक घटक है। इसी के साथ समय भी आपको देना है। खाली बहुत से लोग होते हैं कि चलो ठीक है चंदा ले जाइए, वो चंदा तो दे देते हैं लेकिन आपके संगठनों में आते नहीं हैं। इसलिए कोशिश करें कि कुछ संगठनों में जाकर जो सेमिनार होते हैं, जो गोष्ठियाँ होती हैं, उनमें भागीदारी भी करें। इस प्रकार से पैसा भी जितना जिसकी सामर्थ्य है अगर वो उन संगठनों को देते हैं तो उससे भी पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से संगठन आगे बढ़ेंगे और पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला होना चाहिए। हम लोग संगठनों में अपने सम्मेलन कर लेते हैं, कुछ चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ कोई स्पॉन्सर कर देता है कि किसी ने टेंट लगाना स्पॉन्सर कर दिया या किसी ने खाना स्पॉन्सर कर दिया या किसी ने जो है कोई और व्यवस्था कर दी। इस तरह के सम्मेलन हो जाते हैं। लेकिन इन सम्मेलनों से जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन सम्मेलनों से उनको लाभ नहीं होता जो व्यक्ति, हमारा पिछड़ी जाति का व्यक्ति एकदम दूर देहात में आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ है। हमें सहायता उसकी करनी चाहिए। हम पढ़ लिख कर बाहर निकल गए, हमने उसको पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि मुझे धोखा दिया है तो उन लोगों ने दिया है जिन्होंने मेरे बनाए हुए संविधान के आधार पर आरक्षण प्राप्त करके अपने आप को थोड़ा सा थोड़ा ऊपर कर लिया है। तो वो जो नीचे वाले लोग हैं या उसी के परिवार के दूसरे लोग हैं या उसी की बिरादरी के लोग हैं, उनकी तरफ को देखना पसंद नहीं करते हैं। हमें इस धारणा पर काम करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर को आप पढ़ें। अभी बाबा साहब अम्बेडकर का अभी साल 2 साल पहले या कभी भी चल रहा होगा, एक महानायक के नाम से एक सीरियल आया है। आप जितने सीरियल और इधर उधर के सास बहू वाले और इधर वाले के चलते हैं, इनको छोड़ दीजिए। आप देखिए एक बार बाबा साहब अम्बेडकर ने बचपन से लेकर कितना संघर्ष किया है और कितने संवेदनशील तरीके से, कितने साहसिक तरीके से उन्होंने जाति के मामले को झेला है। इसीलिए उन्होंने एक भाषण तैयार किया था जो देना तो था एक बहुत बड़ी सभा में, जो सभा थी सामान्य जातियों की, परंतु उस भाषण को पढ़कर उन सामान्य जातियों ने उनको बुलाना ही उचित नहीं समझा और वो भाषण एक किताब के रूप में आया है, जाति का विनाश। यदि आप लोगों ने जाति का विनाश किताब पढ़ी हो तो आप समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार से जातियों में अभी भी उसी तरह से बटे हुए हैं। हम कोई अपने आप को थोड़ा उच्च श्रेणी का होकर, श्रेणी का होकर क्षत्रिय कहने के से भी कहने से मतलब शर्माता नहीं या चूकता नहीं, अपने को क्षत्रिय बताने लगता है। यानी हम अपने ही शूद्र जितने भी लोग हैं, भाई 4 ही वर्णाश्रम में 4 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, बाकी सब शूद्र थे। तो आप इमेजिन करिए कि क्या आप ब्राह्मण हैं, क्या आप क्षत्रिय हैं, क्या आप वैश्य हैं, और अगर तीनों आप नहीं हैं तो फिर आप शूद्र हैं। तो फिर हम उन शूद्रों में एकता का भाव क्यों नहीं देखते? अपने भाइयों में, अपने साथियों में, अपने जितनी भी बिरादरी हैं उनमें हम एकता का भाव क्यों नहीं देखते? उनको हम क्यों नहीं जोड़ना चाहते? करीब 7,000 जातियाँ, 6,743 पिछड़ी जातियाँ हैं। और अभी चंद्रकिरण जी ने बताया था कि शायद शेड्यूल कास्ट भी 1300 या 1400 जातियाँ हैं और शेड्यूल ट्राइब भी 700 या 800 जातियाँ हैं। इतनी जातियों में हम बटे हुए हैं अभी भी। तो ये सब जातियाँ उन्हीं शूद्रों की है जो चौथा वर्णाश्रम में कहा गया है। तो इसलिए हमको इस बारे में संकोच नहीं करना चाहिए कि हम उस क्लास से हैं और हम अपने क्लास के उन सभी
व्यक्तियों से उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही उनके साथ मिलकर रोटी बेटी का संबंध बनाने का प्रयास करते हैं और किसी की आलोचना न करें, किसी को छोटा न समझें और कोई अपने आप को बड़प्पन में आगे न बढ़ाए, एकता का भाव रखें। जो व्यक्ति, मैं किसी पर्टिकुलर जाति के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो जाति ये कहती है कि हम तो क्षत्रिय हैं, तो वो सोचे कि क्या क्षत्रियों में उनका रोटी बेटी का संबंध हुआ है, उस पर वो विचार करें। और वो ये भी सोचें कि यदि आप क्षत्रिय हैं तो क्या आपने बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया आरक्षण छोड़ दिया है, और क्या उन्होंने ये प्रयास किया है कि वो क्षत्रिय हो गए हैं तो वो EWS का आरक्षण प्राप्त कर लें। तो इसलिए किसी भी जाति को अपने को बहुत बड़ा मानकर दूसरी जाति के प्रति नफरत या किसी नीचता का भाव करना मन में भी नहीं लाना चाहिए। ऐसा व्यवहार करना तो एकदम ही उनके लिए एक दूषित मानसिकता होगी, अगर वो उनको छोटा मानते हैं। तो इन जातियों को एकत्रित करके 1585 का जो रेशो 1931 की जनगणना में था, वो रेशो तो अभी कहीं गया नहीं, वो तो अभी है, बल्कि आपका रेशो कुछ बढ़ा ही होगा। 85 से 90 हो सकता है, लेकिन 85 से वो 82 नहीं हुआ है, और इसीलिए जाति जनगणना नहीं हो रही। वो नहीं चाहते कि आपको अपनी जाति की संख्या पता लगे, क्योंकि अपनी जाति की संख्या पता लगते ही आप अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएंगे और उसके लिए आंदोलन करेंगे और सभी स्रोतों में अपनी भागीदारी मानेंगे। इसलिए 1931 से लेकर आज तक उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग को नहीं माना है और सेंसस कराया जाता है। हाल ही में जो पटना हाईकोर्ट से एक स्टे हुआ है, वहाँ की जातिगत जनगणना जो हो रही थी, बल्कि उसको हम जातिगत गणना का नाम नहीं देके एक सर्वे हो रहा था, जातिगत सर्वे था, जिसका प्राविधान भी है। उसमें विरोधियों द्वारा आर्गुमेंट किया जा रहा है कि साहब इसका अधिकार राज्य को नहीं है, ये अधिकार भारत सरकार का है। लेकिन वहाँ पर किसी ने शायद इस बात को नहीं बताया कि अनुच्छेद 342A सब क्लास 3 इसी बात के लिए लाया गया है कि राज्य सरकारें भी इस प्रकार का सर्वे करा सकती हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके यहाँ कितने लोग पिछड़े हैं और वो अपने स्रोतों से उनको कितना सहायता करना चाहिए उनको, या कितना उनको देना चाहिए। इसी के साथ उसमें ये भी बहस की जा रही है कि साहब इससे निजता का हनन होता है। अब मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे संविधान में व्यवस्था है जनगणना की बाबत, SC ST की जनगणना तो सर्टेन रूप से होती ही है, तो क्या उसमें निजता का भाव या निजता का जो उनका आपका अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है? तो ऐसी वाहियात बातें वहाँ कहकर और किसी जजमेंट को ले लेना और फिर बात को 10-20 साल के लिए डाल देना, पेंडिंग डाल देना, ये बहुत बड़ा कुठाराघात बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर होगा। इसलिए जातिगत जनगणना के बारे में हम सभी सचेत हो जाएं और सभी संगठन भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी सोशल रिवोल्यूशन अलायंस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इसमें SLP दायर करने वाले हैं कि आप, क्योंकि ऐसा कोई जजमेंट यदि बिहार के बारे में हो गया तो वो पूरे भारतवर्ष को प्रभावित करेगा, फिर कोई भी राज्य ऐसी जाति जनगणना नहीं करा पाएगा। इसलिए कानूनी रूप से भी उस लड़ाई को भी लड़ना है और धरातल पर उसकी लड़ाई हम लोग सड़कों पर आकर भी लड़ेंगे और लड़नी चाहिए। जैसा सूरजमंडल जी ने कहा कि एक दिन का सांकेतिक क्या बल्कि भारत एक दिन का भारत बंद तक का आयोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार जब तक नहीं झुकेगी, सरकार हमारी बात तब तक नहीं मानेगी जब तक हम आंदोलनरत नहीं होंगे और उन्हें ये नहीं लगेगा कि हम लोग इससे बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। इसलिए साथियों, बहुत ज़्यादा न कहते, क्योंकि आपके पास वक्ता और भी बहुत हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा
कि हम लोग सब संगठित हो जाएं और संघर्ष करें और पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर हर व्यक्ति चाहे वो 1 रुपया ही दान दे और साल भर में अपने जन्मदिन पर यदि वो 365 रुपये का योगदान भी अपने उन भाइयों के लिए कर देगा तो उनके लिए बहुत बड़ी सहायता होगी और बहुत बड़ा जो है हम एक इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय विज्ञान।